नमस्कार मित्रों, उत्कर्ष क्लासेस हरैया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। किसी दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, कितनी होती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 18 के कहें हम के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के कोई क्वेश्चन दिए गए हैं और दूसरा क्वेश्चन है, यहीं पर हम इसको कर लेते हैं कि 18 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम इन दोनों को समझ लें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या का मतलब होता है और गुणनखंडों की संख्या क्या मतलब होता है। किसी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं कि जो पहली बात तो संख्या अभाज्य हो, अभाज्य संख्या हो। कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 18 को पूर्णतया विभाजित करते हैं, वही उसके गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। जैसे 18 कि हम इस तरह से जो गुणनखंड ज्ञात करते हैं, से 2 से काट देते हैं, दोनों 18, फिर 3 से 3 आ गया, फिर 3 से काटेंगे इसको 1 आ गया, यानी कि 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 ये हमको मिलता है। ये अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। इसकी संख्या के बारे में कहें तो 1 2 3 इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 हो गई। लेकिन अगर इसी संख्या को हम जो गुणनखंड दिए गए हैं, इनको हम घात के रूप में लिखें, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 2, तो यहाँ देखेंगे कि हम इनके घातों का अगर योगफल ज्ञात कर लें, घातों का योगफल ज्ञात कर लें, तो वही हमारे उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर ये हो जाएगा हमारा घातों का योगफल। घातों का योगफल। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि आपसे कहा गया कि 18 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे इस तरीके से, और इसको जो भी गुणनखंड मिलेंगे इसको हम घात के रूप में लिख लेंगे और इन्हीं घातों को हम जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात 1 है और 3 की घात 2 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इस तरह से हमको मिल जाएगा कि 18 के 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आइए हम देखते हैं कि हम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। 18 के गुणनखंडों की संख्या, अगर हमको किसी संख्या से यहाँ लिखा है 18 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, इसको हम और कई नामों से जानते हैं, या हम कहा जाए अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या, या इसी को कहा जा सकता है, या इसी को हम कहा जा सकता है भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, ये तीनों एक ही बात होती हैं। अगर हमसे कहा जाए कि 18 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या 18 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, या 18 के अपवर्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीनों क्वेश्चन की मीनिंग सेम होती है। अपवर्तक क्या होते हैं, इस बात को आप लोग सब जानते हैं कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 18 को पूर्णतया विभाजित करेंगी। तो सबसे पहले 1, उसके बाद फिर हम 2 देखते हैं। 2 से 18 पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा,
6 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 से भी विभाजित हो जाएगा और 18 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि एक जो है एक प्रत्येक संख्या की अपवर्तक होती है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब एक जो है प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। और दूसरा पॉइंट हमको ये याद करना है कि कोई संख्या स्वयं की भी अपवर्तक होती है। जैसे हमने यहाँ देखा कि 18 को पूर्णतः विभाजित करेगा, तो हमें कह सकते हैं कि 18 के अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई? अपवर्तकों की संख्या ए बराबर हो गई 6। 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दिया जाए, जैसे हम कह दें 400 के अपवर्तकों की संख्या निकालिए या 400 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। और 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो गुणनखंड मिलता है उसे हम घात के रूप में लिख लेते हैं। तो हम 18 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 3 और इसको हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो 2 की घात 1 हो गया और 3 की घात 2 हो गया। और हमको निकालना है अपवर्तकों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो घात मिलता है उसी घात में हम एक एक जोड़ लेते हैं और उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ घात 1 है, घात में 1 जोड़े, और यहाँ 3 की घात 2 है, 2 में हम 1 जोड़े, तो यहाँ हमको 2 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया और इनका आपस में हम गुणा कर लिए। तो इसका गुणनफल हमको कितना मिल गया? 6। तो 18 के अपवर्तकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या कितनी मिल गई हमको? 6 मिल गई। अगर कोई संख्या, अब ध्यान रखेंगे हमको ये फार्मूला हम ध्यान रखेंगे कि अगर a बराबर x की पावर m, y की पावर n, z की पावर p इस तरह से दिया गया हो, तो a के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या a जो हो जाती है वह इनके घातों का योगफल यानी कि m + n + p के बराबर हो जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए अपवर्तकों की संख्या तो हम घात में एक एक जोड़ लेते हैं, यानी कि m में 1 जोड़े, n में 1 जोड़े और p में 1 जोड़े और इनका आपस में क्या किए, हम गुणा कर लिए और जो मिल गया वही हमारे अपवर्तकों की संख्या मिल गई। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से, उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लें। ध्यान रखेंगे कि देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे अपवर्तक हैं 18 के जो सम हैं और विषम हैं। 18 के जो हैं अपवर्तक 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए और 18 हो गए। तो यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 18 के सम अपवर्तकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखिए। और यहाँ पर 18 के विषम अपवर्तकों की संख्या, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, विषम अपवर्तकों की संख्या। तो इसको हम फार्मूले से ही समझ लेंगे। हम ध्यान क्या रखेंगे कि सबसे पहले हम 18 के गुणनखंड कर लेंगे। वैसे भी देख रहे हैं कि सम अपवर्तक 2 हो गए, 6 हो गए, 18 हो गए, अपवर्तकों की संख्या 3 आ गई और 1, 3 और 9, 3 ये जो है विषम संख्याएं हैं। तो 18 के विषम अपवर्तकों की संख्या 3 आ गई। लेकिन अगर कोई संख्या बड़ी दी गई हो तो उसको ज्ञात करने में कठिनाई होती है। तो उसके लिए हम कुछ फार्मूले हैं उसको याद रखेंगे। याद रखेंगे, सबसे पहले 18 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में
जो है इसको लिखेंगे और घात के रूप में लिखेंगे। जैसे अभी आपको लिखे थे 18 बराबर क्या लिखेंगे, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 2। तो सम अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ध्यान रखेंगे जो सम की घात होगी, सम आधार की घात होगी, उसको यथावत रखेंगे। सम आधार की घात को यथावत रखेंगे, यथावत, तथा बाकी के घात में, बाकी की घात में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करेंगे, आपस में गुणा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जो सम आधार है वो 2 है, तो 2 की घात 1 दी गई है, तो 2 की घात 1 दी गई है तो आधार सम है, इसलिए 2 की घात को हम यथावत लेंगे। घात 1 है इसलिए यहाँ पर 1 हम रख रहे हैं। और यहाँ जो भी अदर रहेंगे सब विषम संख्याएं रहेंगी, मतलब अभाज्य संख्याएं रहेंगी, और उसकी घात में जो भी यहाँ विषम संख्या या अभाज्य संख्याएं रहेंगी उसकी घात में हम एक एक जोड़ करके उनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ एक ही संख्या है इसलिए 2 में 1 जोड़े और इनका आपस में गुणा कर लिए, कितना मिल गया, 3 मिल गया। और अगर हमको विषम अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करनी है तो ध्यान रखेंगे सम आधार की घात को छोड़ देंगे, सम आधार की घात को छोड़ दें, को छोड़ दें, बाकी में एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर लें, जोड़कर आपस में गुणा कर लें। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सम आधार है 2 की घात 1 है, तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसकी घात में हम 1 जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही आधार है और इसकी घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ लेंगे, हमको मिल गया 3। तो इस तरह से हम जो है किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से और इन क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या घात के रूप में दी गई है, तो उसको हम कैसे जो है समझेंगे। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है 15 की घात आपको दे दिया गया 49 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अभी सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, फिर जो है हम सीखेंगे कि हम कैसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 15 की घात 49 दिया गया है, तो यहाँ पर जो आधार दिया रहेगा उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 3, यानी कि 3 और 5, 3 गुणे 5, 3 × 5 = 15 होता है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और घात जो है वही लगा देंगे। तो यहाँ पर अब इसको अलग अलग हम तोड़ लेते हैं। हम जानते हैं a गुणे b की पावर अगर m है तो इसको a की पावर m गुणे b की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी फार्मूले का यूज़ करके हम इसको आसानी से क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 49 गुणे 5 की घात 49। और हम जानते हैं जो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या a बराबर होता है घातों का योगफल, घातों का योगफल। तो यहाँ हम देख रहे हैं घात हमारी 49 है, यहाँ पर भी 49 है, और 49 में हम 49 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 98। या तो हम जोड़ना ना चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं कि हम अगर एक ही टर्म दिया गया है तो इसको और भी हम एक चीज़ से यहाँ लिख सकते हैं, यही बराबर होता है आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसी को हम लिख सकते हैं आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, आधार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
खंडों की संख्या गुणे घात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 के दो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, 3 और 5। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी 2 हो गई और घात यहाँ पर हम देख रहे हैं 49 है, तो यहाँ पर 49 लिख लेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर 98। इस तरीके से भी हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कोई संख्या दी गई हो घात के रूप में, तो उसके हम सबसे पहले आधार के अगर अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे और घात में उससे गुणा कर देंगे तो हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अपवर्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमको निकालना है कि 15 की घात 49 के गुणनखंडों की संख्या या अपवर्तकों की संख्या या भाजकों की संख्या, तीनों बातें एक ही हुई। तो हम सबसे पहले इतना काम सब में करेंगे। 15 की घात 49 दिया गया है, तो 15 का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 3 गुणे 5 हो गया, 3 पच्चे 15 हो गया और यहाँ पर 49 हो गया। और इसको हम अलग अलग फॉर्म में तोड़ लेंगे, अलग अलग आधार हैं इसलिए अलग अलग फॉर्म में तोड़ लेंगे। यहाँ पर 3 की घात 49 हो गया प्लस 5 की घात 49 हो गया। अभी जो फार्मूला बताए थे उसी फार्मूले का हमने यूज़ किया है। तो इसलिए अपवर्तकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, अपवर्तकों की संख्या ए बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ 49 है, 49 में 1 जोड़ देंगे और गुणे यहाँ 49 है, 49 में 1 जोड़ देंगे और इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 50 हो गया, गुणे 50 हो गया और यहाँ पर 25 के आगे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। इस तरह से इसके अपवर्तकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए सम अपवर्तकों की संख्या, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सम आधार हमारा 0 है, सम आधार कोई है ही नहीं। चाहे आप इसको 2 की घात 0 समझने के लिए लिख सकते हैं। तो सम एक ही संख्या मिलेगी, सिर्फ 2 मिलेगी, उसके अलावा कोई भी संख्या सम हमारी नहीं मिलेगी। यहाँ जितने भी हमको गुणनखंड मिलेंगे सब जो है वह अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। तो सिर्फ 2 की घात 0 ही 2 के फॉर्म में जो भी मिलेंगी, आधार 2 ही सम संख्या रहेगी, बाकी सारे हमारी विषम संख्या रहेंगी और सारी अभाज्य संख्याएं ही रहेंगी। तो सम अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पर 0 आ जाएगा और बाकी जो है 0 गुणे 49 धन 1 और 49 धन 1 लिखेंगे और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमको 0 ही मिलता है। तो सम अपवर्तकों की संख्या कितनी मिल गई, 0 मिल गई। और विषम अपवर्तकों की संख्या ये हमारी हो गई 0। यहाँ देख रहे हैं सम आधार की घात को ही छोड़ देंगे, तो 2 की घात 0 हम छोड़ दिए, बचा जो घात उसमें 1 1 जोड़ लेंगे और इनका आपस में गुणा कर लेंगे। ये हमारा हो गया 50 गुणे 50 2500, 2500 आ गया। और एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि सम अपवर्तकों की संख्या का योगफल और विषम अपवर्तकों की संख्या का योगफल, मतलब सम अपवर्तकों की संख्या और विषम अपवर्तकों की संख्याओं का जो योगफल होता है वह कुल अपवर्तकों की संख्याओं के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेकर के समझते हैं। ये तो घात वाली संख्याओं का हो गया। बाकी आपसे कह दिया जाए कि 200 या कोई ऐसी संख्या ले लें, हम आपसे पूछ लें कि 200 या 400 ले लेते हैं, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम काम वही करेंगे कि 400 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। देख रहे हैं, इसको आसानी से भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। 400 लिखा गया है, तो हम जानते हैं अगर 2 शून्य रहता है, 1 शून्य रहता है किसी संख्या के अंत में, तो उसका एक गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है। तो यहाँ पर 2 शून्य है, इसलिए हम 2 बार 2 गुणे 5 लिख रहे हैं, और यहाँ बचा 4, तो 4 का आसानी से हम जो है गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। 4 का 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और फिर इन सारे गुणनखंडों को हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 हो गया और 5 की घात 2 हो गया। 1 और 2, 5, 2 बार 5 आया है, इसलिए 5 की घात 2 और 2 की घात हम 4 लिख लिए। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फिर से याद रखिएगा आप लोग। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होती है वह घातों के योगफल के बराबर होती है। घातों का योगफल, घातों का योगफल। तो देख रहे हैं 4 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आ गई? 6 आ गई। दूसरे तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2 से काटे, यहाँ पर आ गया हमारा 200 आ गया, फिर 2 से काटे 100 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 50 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 25 आ गया, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, यहाँ पर पंचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को बता रही हैं। तो इस तरह से हम घात के रूप में भी लिख करके ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम काउंट करके लिख सकते हैं। अब हम गुणनखंडों की संख्या बता रहे हैं आपको। गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो घात मिलेगी उस घात में एक एक जोड़ करके उनका आपस में गुणा करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4, घात 4 है तो 4 में 1 जोड़ लिए, और यहाँ घात 5 है तो 5 में 1 जोड़ लिए, सॉरी 2 में 1 जोड़ लिए। तो 4 के में 1 और 2 में 1, तो 5 आ गया। 5 गुणे 3, 3 पचे 15 हमको मिल गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको 6 मिला, लेकिन टोटल गुणनखंडों, कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 15। या कितने भाजक हो सकते हैं? 15। या कितने इसके अपवर्तक हो सकते हैं? 15। तो अपवर्तक, भाजक और गुणनखंड ये तीनों एक ही बातें होती हैं, बार बार आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या क्या के लिए करेंगे? सम गुणनखंडों की संख्या ये बराबर हो जाएगी, जो सम आधार होगा उसकी घात को यथावत रखेंगे, और विषम आधार होगा उसकी घात में 1 जोड़ लेंगे और इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 हो गया। और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ये हमारी जानते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम आधार की घात को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 की घात 4 को हम छोड़ देंगे, मिलेगा जो बचेगा विषम आधार, उसी की घात को हम ले लेंगे। विषम आधार 5 है, 5 की घात 2 है, इसलिए हम 2 लेंगे और 2 में 1 जोड़ लेंगे, और जो आएगा उसको आंसर में लिख लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमको 3 मिल रहा है, 2 में 1 जोड़ दिए 3 मिल रहा है, और 12 में 3 जोड़ दिए 15। टोटल गुणनखंडों की संख्या 15 आनी चाहिए और 15 आ रहा है। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग करिए, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यूपी टेट, यूपी पुलिस, इन सब में पूछा जाता है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन गुणनखंडों की जो सम गुणनखंड हैं, विषम गुणनखंड हैं, या अभाज्य गुणनखंड हैं, या जो भी हमारे गुणनखंड हैं, उनका हम योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। आप लोगों के 1-2 दिन में हम वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मुझे उत्साहित करिए और मेरे कोई चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।